साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के तहत घटनासार नामक जो मैगजीन है, इनके द्वारा करंट अर्धवार्षिक 2021-22 नाम से मैगजीन निकाली गई है, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी के तहत कुछ जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उनको यहाँ पे डिटेल फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 के विजेताओं की घोषणा की गई। तो याद रखें किस मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। शहरी वर्ग में इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत शहर जो है, इसको स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो याद रखिएगा दोनों ही विजेता मतलब संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं, मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत। राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को ISSC 2020 में देश में शीर्ष स्थान मिला है। वहीं मध्य प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। मतलब ये ओवरऑल आप राज्यों की श्रेणी में देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे तमिलनाडु है। पहली बार राज्यों को भी उनके यहाँ स्मार्ट सिटीज की स्थिति के आधार पर सम्मानित किया गया है। शहरों की कार्यपालिका, संस्कृति, पर्यावरण, साफ सफाई, अर्थव्यवस्था, पानी की व्यवस्था और अर्बन मोबिलिटी के आधार पर इन विजेताओं का चयन किया गया है। तो किन आधारों पर किया गया है वो बताया गया है। मंत्रालय द्वारा कोविड इनोवेशन श्रेणी में महामारी के विरुद्ध बेहतर और नए तरीके से काम करने वाले शहरों को भी सम्मानित किया गया है। इस श्रेणी में महाराष्ट्र से कल्याण एवं डोंबिवली और उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। सबसे स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। इंदौर को एक अन्य अवार्ड इनोवेटिव आइडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद को दिया गया है और इस श्रेणी में बनारस दूसरे पर और रांची तीसरे स्थान पर रहा है। मंत्रालय द्वारा 4 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले 9 शहर इस प्रकार से हैं: सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिपरी, चिचवाड़ा और बड़ोदरा। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश का कोई भी राज्य इन 9 में, कोई भी जिला जो है या शहर इन 9 शहरों में शामिल नहीं है। प्रतियोगिता में कुल 20 में से 11 पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश को मिले हैं। कुछ अन्य पुरस्कारों के अंतर्गत अर्बन मोबिलिटी में औरंगाबाद शीर्ष पर है, संस्कृत में इंदौर, साफ सफाई में तिरुपति, गवर्नेंस में बड़ोदरा, शहरी पर्यावरण में भोपाल, अर्थव्यवस्था में इंदौर, जल की व्यवस्था में देहरादून शीर्ष स्थान पर है। अगला है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अब ये इस पद पर नहीं है, तो निशंक के द्वारा 10 जून 2021 को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट देश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेत प्रदान करती। तो याद रखिएगा किस तरह की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा की बात यहाँ की गई है। रिपोर्ट के अनुसार विगत 5 वर्षों अर्थात 2015-16 से लेकर 2019-20 में छात्रों के नामांकन दर में 11.4% की वृद्धि दर्ज हुई है और इस दौरान उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे AISHE के अनुसार देश में सकल प्रवेश दर GER या ग्रास इनरोलमेंट रेशियो 27.1% दर्ज की गई है। इसमें लड़कों का GIR ग्रास इनरोलमेंट रेशियो 26.9 जबकि लड़कियों का 27.3% दर्ज किया गया है। मतलब लड़कियों का जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है वो लड़कों से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार 5 सालों में देश के GER ग्रास इनरोलमेंट रेशियो में कुल 2.6 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। 2015-16 में यह 24.5% था। इस अवधि में लड़कों का GIR 1.5 तथा लड़कियों का 3.8 अंक बढ़ा है। अनुसूचित जात में GIR में 5 सालों में 3.5 अंक की वृद्धि हुई है और अब यह 23.4
प्रतिशत दर्ज किया गया है। अनुसूचित जनजाति में 3.8 अंक की बढ़ोतरी हुई है और यह 18% दर्ज किया गया है। 2019-20 में उच्च शिक्षा में 3.85 करोड़ युवाओं ने प्रवेश लिया। इसमें से 18 से 23 साल के युवाओं को शामिल किया जाता है। इनमें से 1.98 करोड़ लड़के तथा 1.88 करोड़ लड़कियां शामिल हुई हैं। प्रवेश लेने वाली लड़कियां 18.2% तथा लड़के जो है 5.6% बढ़े हैं। कुल बढ़ोतरी कितनी रही है? 11.4% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 993 विश्वविद्यालय बढ़े हैं और 2019-20 में 1043 विश्वविद्यालय दर्ज किए गए तथा कॉलेजों की संख्या 39,931 हो गई है। इस अवधि में प्रवेश लेने वाले 3.85 करोड़ विद्यार्थियों में से 3.38 करोड़ ने अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश लिया है। 2.85 करोड़ अर्थात 85% जो विद्यार्थी रहे हैं इनका मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान व IIT एवं कंप्यूटर साइंस में प्रवेश हुआ है। 2019-20 की अवधि में नियमित शिक्षा में एक शिक्षक के जिम्मे 23 छात्र, कितने छात्र? 23 छात्र हैं। अगर दूरस्थ शिक्षा को भी जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 26 हो जाता है, एक शिक्षक पे 26 छात्र। वहीं इस अवधि के दौरान 2.03 लाख छात्रों ने PhD कोर्स में प्रवेश लिया, जबकि 2014-15 में यह संख्या 1.17 लाख थी। रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक GPI 2018-19 में 1 था, वहीं 2019-20 में यह कितना हो गया? 1.01 हो गया। हालांकि अधिकांश भारतीय संस्थाओं में महिला नामांकन अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है। AISHE 2019-20 उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की श्रृंखला का 10वां संस्करण रहा है और उच्च शिक्षा विभाग इसे प्रतिवर्ष जारी करता है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने भारत के लिए प्रोजेक्ट 2 पहल की शुरुआत की है। तो देखिए, भारत सरकार ने महामारी की अन्य लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2, ये प्रोजेक्ट 2 नहीं है, O2 है, तो प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया पहल की शुरुआत 17 जून 2021 को की है। प्रोजेक्ट O2 प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग को पूरा करना है तब पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने हेतु काम करने वाले हितधारकों की मदद करना है। परियोजना के तहत एक नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन जियोलाइट्स, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर का निर्माण, ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर व वेंटिलेटर आदि की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त कंसोर्टियम लंबी अवधि की तैयारियों के लिए विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है। आगे इसमें चलते हैं, एक सेकेंड। इसी में है एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को इंदौर के पीथमपुर में, कहाँ पर? इंदौर के पीथमपुर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इस हाई स्पीड ट्रैक का प्रयोग ऑटोमोबाइल कंपनियों, ऑटोमेटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए करेंगे। 11.3 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक होने के साथ ही दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक भी है। ठीक है, तो ये एशिया का सबसे लंबा है जबकि दुनिया में 5वें नंबर पर है। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स सुविधा से हाई एंड कारों और अन्य श्रेणी के वाहनों की अधिकतम गति को नापा जा सकेगा। यहाँ बने 4 लेन ट्रैक का प्रयोग सभी प्रकार के वाहनों के विकास और होमोलोगेशन टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। यह हाई स्पीड ट्रैक 16 मीटर चौड़ा और अंडाकार आकार का जिससे लगभग 2960 एकड़ जमीन पर विकसित किया गया है। ये जो नॉट्रैक्स है यह अत्याधुनिक परीक्षण उपकरणों के साथ 14 तरह के टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराता है, जिनमें प्रमुख ट्रैक में ब्रेकिंग ट्रैक, हैंडलिंग ट्रैक, थकान ट्रैक, कंफर्ट ट्रैक, ग्रेडियंट ट्रैक, सस्टेनेबिलिटी ट्रैक आदि शामिल हैं। आगे चलते हैं। डीप ओशन मिशन प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 जून 2021 को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में गहरा सागर मिशन, डीप ओशियन मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित इस मिशन के अंतर्गत गहरे सागर का सर्वेक्षण और खोज की जाएगी। जिससे
जैव विविधता और खनिजों के अध्ययन में मदद मिलेगी। इस मिशन पर 4077 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है और यह 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण को 2021-2024 के दौरान 2823.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा। इस मिशन के तहत समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी तथा महासागर से ऊर्जा और पेयजल उत्पादन का कार्य किया जाएगा। गहरा सागर मिशन डीप ओशियन मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल को समर्थन प्रदान करना है। अगला है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। 3 जून 2021 को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में मध्य प्रदेश जहां 64.1 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर, वहीं आयरन और फोलिक एसिड पूरक श्रेणी में उड़ीसा 59.3 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है और 2018-19 में वह 18वें स्थान पर था। तो इस सूचकांक में शामिल जो शीर्ष 5 राज्य हैं कौन से? मध्य प्रदेश पहले पे, उड़ीसा उड़ीसा दूसरे पे, हिमाचल प्रदेश तीसरे पे है, हरियाणा चौथे पे और आंध्र प्रदेश 5वें पे है। 3 वर्ष की छोटी अवधि में मृदा संचारित कृमि की जो कृमि होता है उसकी व्यापकता 29% से घट करके 0.3% हो गई है। आगे देखते हैं इसमें, एक सेकंड। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 50% गर्भवती महिलाएं 5 वर्ष से कम उम्र के 59% बच्चे, 54% किशोर लड़कियां और 53% गैर गर्भवती गैर स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं, मतलब इनमें खून की कमी। अगला है सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21। तो भारत के सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक का तीसरा संस्करण 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 में जहां एक बार फिर केरल जो है शीर्ष स्थान पर है, केरल आपका शीर्ष स्थान पर है, वहीं बिहार सबसे निचले स्थान पर है। 75 के स्कोर के साथ केरल जहां पहले स्थान पर, वहीं 74 के स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। तो पहले पे केरला है, दूसरे पे जो है हिमाचल और तमिलनाडु है। केंद्र शासित प्रदेशों में 79 अंकों के साथ चंडीगढ़ जो है पहले पे है, ठीक है। चंडीगढ़ 79 अंकों के साथ चंडीगढ़ पहले पे है और 68 अंक के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार से यदि ओवरऑल देखा जाए केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर, तो नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? आपका चंडीगढ़ आ जाएगा। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? केरला पहले पे, फिर दूसरे पे हिमाचल और तमिलनाडु है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और गोवा है, चौथे पे कर्नाटक और उत्तराखंड है, 5वें पे सिक्किम है और 6ठे पे महाराष्ट्र है। खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य की यदि बात करें तो सबसे लास्ट रैंकिंग 61वीं पे जो है छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा है। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ये आते हैं, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो है 60वें नंबर पे हैं। असम जो है 57वें नंबर पे, झारखंड 56 नंबर पर और बिहार जो है 52 नंबर पे है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश 60वें नंबर पे है। वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक लाभ जो है मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड को हुआ है। इन तीनों राज्यों के अंकों में 2019 की तुलना में क्रमशः, मतलब आपका मिजोरम के में 12%, हरियाणा में 10% और उत्तराखंड में 8% के अंकों की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने 65 से अधिक अंक इस सूचकांक में प्राप्त किए हैं। बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। तो याद रखिए बिहार, झारखंड और असम। देश का ओवरऑल SDG इंडेक्स 6 अंक बढ़ करके 66 हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक सूची में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य के संयुक्त राष्ट्र सूचकांक में कोरोना काल के दौरान भारत को 6 अंकों का लाभ हुआ। 2020 में भारत का वैश्विक SDG सूचकांक कितना था? 66 अंक रहा, 66 अंक रहा, जो 2019 में 60 था। इस बार हेल्थ केयर सेक्टर में भारत ने काफ़ी विकास किया है, जिससे कोविड पूर्व स्तर से कहीं ज़्यादा उछाल आया है। महामारी के दौरान हेल्थ केयर में भारत ने 13 अंकों का सुधार किया और 74 के स्कोर पर पहुँच गया है। इस मामले में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि यूपी, छत्तीसगढ़ और असम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। अब देख लेते हैं ये SDG सूचकांक है क्या।
तो इस इंडेक्स की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी और यह देश में एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख साधन बन गया है। पहले संस्करण 2018-19 में 13 ध्येय, 2018-19 में पहला संस्करण आता है, 13 ध्येय, 39 लक्ष्य और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था, जबकि तीसरे संस्करण में 17 ध्येय, 70 लक्ष्य और 115 संकेतकों को शामिल किया गया है, जो लेटेस्ट वाला है। सूची के जरिए राज्यों की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय स्थिति का आकलन किया जाता है। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर के हेल्थ केयर, सफाई, सुरक्षा, पेयजल उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, रोजगार जैसे 17 क्षेत्रों में 2030 तक, कब तक, 2030 तक विकास का लक्ष्य तय किया है। अब लक्ष्य और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो जहाँ गरीबी नहीं है, तमिलनाडु, दिल्ली। भुखमरी वाले पैमाने पे केरल और चंडीगढ़ पहले पे हैं। बेहतर स्वास्थ्य कल्याण, गुजरात और दिल्ली। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केरल, चंडीगढ़। लैंगिक समानता, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जबकि स्वच्छ पेयजल और सफाई, गोवा और लक्षद्वीप। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप इसको एक बार जो है, इसको वीडियो को स्टॉप करके आप अपने से खुद एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसी में है, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश 60 के स्कोर साथ अच्छा प्रदर्शन की श्रेणी में है, परफॉर्मर की श्रेणी में है। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अब देखते हैं सतत विकास लक्ष्य में भारत 2 स्थान जो है वो पिछड़ गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों की ओर से 2015 में 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर 2019 की तुलना में 2 स्थान फिसलकर भारत 2020 में इस सूचकांक में 117 स्थान पर आ गया है, 117वें स्थान पर आ गया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जून 2021 में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में यह तथ्य सामने आया है। ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ कि भुखमरी समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा हासिल करने, अर्थात एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, लैंगिक समानता हासिल करने एसडीजी गोल नंबर 5 है, और लचीली अवसंरचना का निर्माण, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण तथा नवान्वेष को बढ़ावा देना एसडीजी गोल नंबर 9 जैसी बड़ी चुनौतियां अभी भी देश के सामने हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है। भारत का कुल एसडीजी स्कोर जो है वो 100 में से 61.9 है। रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल, हिमाचल व चंडीगढ़ का प्रदर्शन जो है वो शीर्ष है। वहीं झारखंड और बिहार सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में सबसे पीछे हैं, और ये दोनों राज्य इन लक्ष्यों को 2030 तक भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। झारखंड 5 लक्ष्यों में तो बिहार 7 लक्ष्यों में पिछड़ गया है। सतत विकास लक्ष्य के तहत धरती और लोगों की शांति और समृद्धि के उपायों का रोड मैप देना होता है। लक्ष्यों के बारे में तालमेल का काम भारत सरकार के नीति आयोग को सौंपा गया है। आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 6 जून 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा में, कहाँ पे, स्कूली शिक्षा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापने हेतु प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक परफॉर्मर ग्रेडिंग इंडेक्स के तीसरे संस्करण 2019-20 को जारी किया गया है। पीजीआई अर्थात ये जो आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, इसे पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था। इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 मापदंडों तथा कुल 1000 अंकों पर स्कोर किया गया, जिन्हें 5 व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। अब ये 5 श्रेणियाँ कौन सी हैं? पहला है पहुँच, अर्थात जैसे नामांकन अनुपात, संक्रमण दर और प्रतिधारण दर, तो पहुँच हो गया। दूसरा शासन और प्रबंधन, तीसरा है आधारिक संरचना और सुविधा, चौथा है समानता, अनुसूचित जाति के छात्रों और सामान्य श्रेणी के छात्रों के बीच प्रदर्शन में अंतर। अब इसमें देखते हैं सीखने के परिणाम क्या हैं। तो पीजीआई ग्रेडिंग सिस्टम में 10 स्तर होते हैं। स्तर 1 शीर्ष प्रदर्शन और 951 से लेकर के 1000 अंकों के बीच के स्कोर को दर्शाता है। स्तर 2 जिसे ग्रेड 1++ भी कहा जाता है, 901 से लेकर 950 के बीच के स्कोर को प्रदर्शित करता है। जबकि स्तर 3 जिसे ग्रेड 1+ भी कहा जाता है, 851 से लेकर के 900 के बीच में स्कोर को बताता है। इसी प्रकार
स्तर 9 का स्कोर 551 से 600 के बीच होता है। सबसे निम्न स्तर X है जिसका स्कोर 0 और 550 के बीच होता है। पहले स्तर पर किसी भी राज्य को नहीं पाया गया है, जबकि पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को दूसरा उच्च ग्रेड A++ प्राप्त हुआ है। तीसरे ग्रेड में A+ में हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, राजस्थान तथा दादरा नगर हवेली शामिल है। चौथे ग्रेड में आने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा दमन और दीव शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश चौथे ग्रेड में है। और पाँचवें ग्रेड में गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, सिक्किम तथा तेलंगाना है। और छठे ग्रेड में पर असम है, बिहार है, मध्य प्रदेश। तो यूपी चौथे में है और MP जो है छठे में है। मध्य प्रदेश तथा मिजोरम है। सातवें ग्रेड या स्तर पर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा नागालैंड है। आठवें पर मेघालय है। नौवें पर कोई नहीं है। 10वें पर लद्दाख है। उपर्युक्त ग्रेडिंग 550 से लेकर 1000 के अंकों पर की गई है। पहले के वर्षों की तुलना में अधिकतर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने 2019-20 में ग्रेडिंग को सुधारा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु ने समग्र PGI स्कोर में 10% का सुधार किया है, यानी 100 या अधिक अंक का। PGI 2019-20 में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले राज्य कौन था? राज्य और केंद्र प्रदेश कौन थे? लद्दाख थे, मेघालय थे और नागालैंड थे। अगला है छठा रायसीन डायलॉग वर्चुअली संपन्न हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले वार्षिक, जो इस बार होना था वो छठा था, तो वार्षिक रायसीना संवाद का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 अप्रैल 2021 को वर्चुअल तरीके से किया गया। 13 से लेकर 16 अप्रैल को संपन्न इस आयोजन पर थीम इस वर्ष कोविड-19 महामारी पर केंद्रित थी। वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल था। 13 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कोरोना महामारी की दूसरी लहर के समूचे विश्व पर पड़े प्रभाव का उल्लेख करते हुए इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई के लिए वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे व डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने मुख्य अतिथि के रूप में रायसीना संवाद के उद्घाटन सत्र में पार्टिसिपेट किया। 4 दिन तक चले इस वर्चुअल सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 150 वक्ताओं ने 50 विभिन्न सत्रों में अपने विचार रखे। इस संवाद में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कॉल बिल्ट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एथनी एबर्ट, हेलन क्लार्क व न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री के अतिरिक्त फ्रांस, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, सिंगापुर, रोमानिया, जापान, इटली, स्वीडन, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, मालदीव, ईरान, कतर, पोलैंड, टर्की व भूटान के विदेश मंत्रियों के अतिरिक्त अनेक वैश्विक संगठनों के प्रमुख शामिल थे। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक, जियो पॉलिटिक्स और भू आर्थिक, जियो इकोनॉमिक्स मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका पहला आयोजन जो है 2016 में किया गया था। कब किया था? 2016 में किया गया था। यह एक ऐसा बहुउद्देशीय सम्मेलन है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, उच्चाधिकारी, राजनेता, पत्रकार एवं उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर अपने विचार रखते हैं। अगला है, भारत ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटर का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में 2 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने तथा पेरिस समझौते की दिशा में कार्यवाही में तेजी लाना है। भारत सहित 23 देशों की सरकारों ने सामूहिक रूप से मिशन इनोवेशन 2.0 नाम का एक नया बोल्ड प्लान शुरू किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और प्रदर्शनों में वैश्विक निवेश के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करने और नवाचार के एक दशक का नेतृत्व करने के लिए है। मिशन इनोवेशन 2.0 वैश्विक मिशन इनोवेशन पहल का दूसरा चरण है, जिसे 2015 में COP21 सम्मेलन पेरिस समझौते के साथ लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने राष्ट्रीय से संबंधित जो कुछ करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर देखा। इससे आगे के जो राष्ट्रीय से संबंधित करंट अफेयर है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।